मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, द सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य भारत के एक महान प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं, एक विद्वान हैं, जिन्होंने इस तरीके के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से एक है कौटिल्य का ये सप्तांग सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, उसके बाद राज्य की उत्पत्ति और राज्य की प्रकृति देखेंगे, कौटिल्य ने इसके संबंध में क्या बताया है, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट समझना ज़रूरी है कौटिल्य का सिद्धांत समझने के लिए। उसके बाद हम सप्तांग सिद्धांत को देखेंगे कि किस तरीके से आज के समय में भी ये प्रासंगिक है और सप्तांग सिद्धांत है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौटिल्य का संक्षिप्त परिचय। कौटिल्य के विषय में तो आपने नाम सुना ही होगा इनका, क्योंकि ये भारत के महान प्राचीन विद्वान रह चुके हैं, या यूँ कह सकते हैं राजनीतिक विचारक हैं। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो 400 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि इनका जीवन काल रहा है। विद्वानों में इनके जन्म को लेकर मतभेद है, परंतु फिर भी 400 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक इनके जीवन काल को माना जाता है। साथ ही इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे चाणक्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य नाम जो है वो इनके पिता चाणक्य के नाम पर इनका नाम चाणक्य पड़ा है। इनकी तुलना आधुनिक युग के मैकियावेली से की जाती है, क्योंकि मैकियावेली के विचारों में और इनके विचारों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। दोनों ने एक सुदृढ़ राजतंत्र के बारे में बताया है। राजा किस तरीके से रहे और किस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करे, किस तरीके से अपने शासन का संचालन करे, इसके विषय में दोनों ने ही बताया है। साथ ही धर्म और राजनीति को पृथक करने का जो काम मैकियावेली ने किया, वो इस विषय में भी कौटिल्य ने उनसे मैकियावेली से 2 से 2500 वर्ष पूर्व ही बताया है, जो कि उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। इसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ भी प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी आपने सुनी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो कौटिल्य थे, ऐसा माना जाता था कि वो अपने समय के बहुत ज़्यादा विद्वान थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय हुआ करता था, उसके बहुत बड़े विद्वान वो थे और वहाँ पे बहुत बड़े विद्वान थे। और जब सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था तो उन्होंने इस खतरे को भांप लिया और उस समय के एक शक्तिशाली साम्राज्य जो मगध था, मगध जो राज्य था उस समय शक्तिशाली था और उस पर नंद वंश का शासन था। तो वो उनके राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई आप शक्तिशाली हैं, आप और राज्यों से अगर साथ में आप एक साथ आक्रमण करें या एक साथ प्रयास करें तो हम सिकंदर को भारत की ओर बढ़ने से रोक सकते हैं, अपने देश में घुसने से रोक सकते हैं। लेकिन जो उस समय तत्कालीन राजा था वहाँ का, घनानंद, वो इस बात से बहुत ज़्यादा कुपित हुआ। उसने सोचा कि भाई आप तो एक ब्राह्मण हो, आप एक आचार्य हो, सिंपल एक टीचर हो, एक कह सकते हैं आसान भाषा में, आप मुझे एक राजा को कैसे बताओगे कि क्या करना है, राज्य की सुरक्षा कैसे करनी है। तो इस उन्माद में उसने आचार्य कौटिल्य का जो था बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया। तो इससे कुपित होकर चाणक्य ने ये प्रण लिया कि जो ब्राह्मण होते थे उस समय के, उनके लिए शिखा जो होती थी, उनकी चोटी जिसे कहते थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होती थी उनके लिए। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंदवंश का नाश करके यहाँ पे किसी योग्य राजा को बिठा दूंगा। तो इसके लिए उन्होंने एक कुमार चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और उसे जो था वो मगध का राजा भी बनाया और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना जो थी वो उनके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और उन्होंने जो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल या कहते हैं यथार्थवादी जो टिप्स दी थी या जो तरीके बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, वो सब उन्होंने लिपिबद्ध भी किए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही अच्छी थी राज्य को चलाने के लिए, वो उन्होंने लिपिबद्ध की अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने बताया सप्तांग सिद्धांत, षाटगुण्य नीति, राजा का सिद्धांत, इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत और भी बहुत सारी
जो बातें थीं वो अपनी इस पुस्तक में लिखी। इसी में से एक सिद्धांत आज हम चर्चा करेंगे, वो है सप्तांग सिद्धांत। तो आइए चलिए समझते हैं सप्तांग सिद्धांत। उससे पहले हम जान लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति और राज्य की प्रकृति के विषय में कौटिल्य के क्या विचार हैं। तो देखते हैं राज्य की उत्पत्ति। कौटिल्य के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? समझौते द्वारा हुई है। देखिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्राचीन समय के ज़्यादातर राजा जो थे, चाहे वो पश्चिमी विचारक हों, उन्होंने भी यही माना कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति हुई है। और जब राज्य की दैवीय उत्पत्ति माना गया तो माना गया कि राज्य को तो ईश्वर ने बनाया। जब ईश्वर ने बनाया तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन व्यक्ति कर ही नहीं सकता। तो यानी कि व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं है इतना ज़्यादा। महत्व किसका हो गया? महत्व हो गया राज्य का। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे समझौते की बात हुई तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आती हैं। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि फिर जो राज्य है वो कैसी है? कृत्रिम संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था हो जाती है? कृत्रिम संस्था हो जाती है, यानी कि लोगों ने आपस में मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे क्या हो जाती है? जो व्यक्ति हो जाता है, यहाँ पर व्यक्ति जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है राज्य से। ठीक, तो यहाँ पे समझौते के द्वारा दो चीज़ हो जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि आचार्य कौटिल्य ने उस समय इतने प्राचीन काल में भी समझौते द्वारा, यानी कि उन्होंने ये माना कि राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है और लोगों की भलाई के लिए बना है। तो आगे वो कहते हैं कि उस समय की अराजकता से बहुत ज़्यादा त्रस्त होकर लोगों ने वैवस्वत पुत्र मनु को समझौते द्वारा अपना राजा चुना और उन्होंने कहा कि भाई राजा को हम अपनी कृषि उपज का 6वां भाग दे देंगे और व्यापार आय का 10वां भाग दे देंगे और बदले में जो राजा है वो हमारी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा मानी है। अब आगे देखते हैं राज्य की प्रकृति को। तो जो राज्य की प्रकृति मानी है वो उन्होंने सावयवी मानी है। इसे हम आंगिक या ऑर्गेनिक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि सावयवी या आंगिक थ्योरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि राज्य को मानव शरीर के जैसा माना जाता है। जिस प्रकार शरीर के अनेक अंग मिलकर उसे चलाते हैं, उसी प्रकार राज्य के अनेक अंग मिलकर राज्य को चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि शरीर की तुलना, बिल्कुल राज्य की तुलना शरीर से कर दी गई है। मतलब जैसे मनुष्य का शरीर है कि हाथ है, पैर है, मस्तिष्क है, वाइटल ऑर्गन्स है, सब मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और शरीर को चला रहे हैं। उस तरीके से राज्य के अलग अलग अंग हैं और वो भी क्या कर रहे हैं? शरीर को कोऑर्डिनेशन के साथ चला रहे हैं। अगर किसी भी अंग में खराबी आएगी या कोई परेशानी होगी तो पूरे के पूरे शरीर को दिक्कत होगी। उसी तरीके से अगर राज्य का भी कोई अंग सुचारू रूप से काम नहीं करेगा तो पूरे राज्य में क्या होगी? समस्या हो सकती है। अब राज्य की प्रकृति और राज्य की उत्पत्ति के बाद हम समझ लेते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं इस सप्तांग सिद्धांत का अर्थ। तो सप्तांग सिद्धांत जो है इसका अर्थ है सप्तांग, सप्त अंग, दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब 7 अंग। 7 अंग किसके? राज्य के 7 अंग। इन 7 अंगों से मिलकर राज्य बना है। मैं आपको इन 7 अंगों का एक बार प्रीव्यू भी दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। चलिए अब हम इसको डिटेल में एक एक को समझते हैं कि ये राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, क्या इनका महत्व है और क्या इनके बारे में कौटिल्य ने कहना चाहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं आपको और मेंशन कर दूँ कि जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है ना, पश्चिमी विचारक, ठीक है, पश्चिमी विचारक, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने राज्य के 4 अंग बताए, 4 अंग बताए या 4 तत्व बताए, आपको याद होगा। इन्होंने कहा है भाई, इन्होंने क्या बताया है? निश्चित भूभाग, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है, सरकार और चौथा बताया है इन्होंने संप्रभुता। ठीक है, तो पश्चिमी विचारकों ने 4 अंग बताए हैं राज्य के: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, जबकि कौटिल्य ने कितने अंग बताए हैं? 7 अंग। तो अब हम इन 7 अंगों को समझते हैं और साथ ही साथ वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता को भी हम देखते जाएंगे।
तो सबसे पहला जो इन्होंने बताया है वो बताया है राजा, या फिर कह सकते हैं इसे, या फिर इसे हम स्वामी बता सकते हैं। स्वामी, कौटिल्य ने कहा है स्वामी या राजा। उन्होंने कहा है कि स्वामी या राजा जो है वो राज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक मजबूत स्वामी, एक मजबूत राजा होना चाहिए जो कि प्रजा की सेवा करे। राजा के अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं राजा अपनी सेवा करने के लिए, अपना अच्छा करने के लिए नहीं बनाऊं, बल्कि मैं किस लिए बनाऊं, मैं जनता की सेवा करने के लिए बनाऊं। कौटिल्य का कहना है कि जो राजा है वो पिता समान है और प्रजा जो है वो संतान के समान उसको उसका पालन करना है। तो कौटिल्य ने ये कहा है कि इसके लिए उसको राज्य की 8 व्याधियों से रक्षा भी करनी है। बाढ़, चूहे, महामारियाँ, इस तरीके की 8 व्याधियाँ उसने बताई हैं जिनसे राजा को अपने राज्य की रक्षा करनी है। एक यहाँ पे कौटिल्य ने बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता दिखाई है। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को भी राजा बनाएंगे और फिर उससे कहेंगे कि भाई आप पिता हो और ये आपकी संतान है प्रजा, इनका पालन आपको करना है, तो हो सकता है कि वो करे, हो सकता है वो ना भी करे। तो उन्होंने कहा कि जो राजा है उसके अंदर हम शिक्षा द्वारा ऐसी वैल्यूज़ भर सकते हैं जिससे जब वो राजा बने तो उसे ये पता रहे कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रजा की क्या करनी है, सेवा करनी है, उसका पालन करना है। उसके लिए कौटिल्य ने राजा के लिए ये देखिए शिक्षा व्यवस्था करिए, जिसमें वो 4 प्रकार की शिक्षा, त्रयी, वार्ता, दंडनीति और अन्वीक्षकी बताता है। अब देखिए, त्रयी में वो कहता है कि राजा को त्रयी में तीनों वेद की शिक्षाएं दी जाएंगी। ठीक है। वार्ता में वो कहता है कि कृषि, पशुपालन और व्यापार के बारे में उसको बताया जाएगा। दंड नीति में वो सुशासन सीखेगा और कुशासन सीखेगा कि उसे किस तरीके से शासन करना है, यानी कि शासन की कला वो सीखेगा। और अन्वीक्षकी जो कि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, उसमें वो तर्क विद्या, आत्मविद्या, इस तरीके के दर्शन विद्या, इस तरीके की चीज़ें वो उसको सिखाता है। तो इस तरीके से एक संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो है कौटिल्य राजा के लिए करता है ताकि वो एक अच्छा राजा बन सके। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट जो कि है अमात्य। अमात्य यानी कि मंत्री। ठीक है। अमात्य यानी कि मंत्री। मंत्रियों के विषय में कौटिल्य ने कहा है कि मंत्री आपका वो नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, जान पहचान वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर मंत्री का चयन होना चाहिए। तभी राज्य का अस्तित्व जो है वो ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। उसने ये सुझाव भी दिया है कि अमात्यों की संख्या कम रखनी चाहिए। संख्या नहीं बताइए पर कम रखने का सुझाव उसने दिया है। ठीक है। तो आज के समय में अगर हम इन दोनों को देखें तो मजबूत नेता होना आज के समय में भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक मजबूत नेता नहीं होगा और उसकी एक सुदृढ़ मंत्री परिषद नहीं होगी तो किसी भी राज्य का शासन चलाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर चलेगा भी तो वो इतना ढुलमुल होगा, इतना कमज़ोर शासन होगा कि कभी भी उसे बाहरी आतंक का या बाहरी चीज़ों का खतरा हमेशा बना रहेगा। ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो कौटिल्य ने बताई वो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनपद के बारे में। तो जनपद के बारे में जब हम देखते हैं तो जनपद जो है, यहाँ पे कौटिल्य ने जनपद में 2 चीज़ें शामिल करी हैं, जनसंख्या भी है, भूभाग भी है। अभी हमने देखा था कि राज्य का जो आधुनिक वो है जिसमें आधुनिक अंग बताए गए हैं उसमें जनसंख्या और भूभाग को अलग अलग बताया गया, 2 तत्व माने गए। लेकिन यहाँ इन्होंने जनपद में ही जनसंख्या और भूभाग दोनों को क्या किया है, सम्मिलित किया है। जनसंख्या भी है और भूभाग भी है, दोनों को यहाँ पे क्या किया है, सम्मिलित इन्होंने किया। ठीक है। चलिए, अब इन्होंने जनपद का जो अपने संगठन बताया है इसमें इन्होंने कहा है कि 800 गांवों से मिलकर जो बनेगा उसको स्थानिक कहेंगे, 400 गांवों से मिलकर बनेगा द्रोणमुख कहेंगे, 200 गांवों से मिलकर बनेगा खारवटिक, 10 गांवों से क्या बनेगा, संग्रहण। और एक गांव में 5 से 100 से 500 क्या हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं। ठीक है। एक गांव में 100 से 500 तक परिवार जो है वो निवास कर सकते हैं। ठीक। चलिए, इस तरीके से उन्होंने जनपद का संगठन बताया। जनपद जनसंख्या की बात कर लें या भूभाग की,
दोनों का ही आज के समय में भी उतना ही महत्व है जितना महत्व उस समय इसे कौटिल्य ने दिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा अंग जिसे कि दुर्ग कहा है कौटिल्य ने। ठीक है, जिसे कि दुर्ग कहा है कौटिल्य ने। दुर्ग आज के अगर दुर्ग मतलब क्या है, जैसे ये आपका राज्य है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका राज्य हो गया, तो इस राज्य की सुरक्षा, ये सुरक्षा आपको करनी है। ठीक है, जितनी आपका दुर्ग मजबूत होगा उतने ही क्या होंगे आप, बाहरी आक्रमण से क्या होंगे, बाहरी आक्रमण से सुरक्षित होंगे, बाहरी आक्रमण से क्या होंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, बाहरी आक्रमण कोई अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, तो इसमें उन्होंने कहा है कि दुर्ग बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दुर्ग बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए उन्होंने 4 प्रकार के दुर्ग बताए, औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, औदिक दुर्ग जो चारों ओर नदियों से घिरा हो, एक टापू पे टापू की जैसा। ठीक है, पार्वत दुर्ग जो कि पर्वतों के बीच में हो, गुफाओं की तरह। धानवंत दुर्ग जो कि मरुस्थल से घिरा हो, और वन दुर्ग जो कि वन में। ठीक है, अब हम इसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी देश है, मान लीजिए जैसे ये अपना भारत ही हो गया। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए, ठीक है, किसी भी देश के लिए, आज चाहे कोई भी देश हो, मान लीजिए हमारा भारत ही है, तो किसी भी देश के लिए आज भी क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे हमारी तीनों ये सीमाएं जो हैं ये समुद्र से लगती हैं, तो हम इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं कि हम अपने समुद्री सीमाओं को सुरक्षित कर सकें। ठीक है, इस तरीके ये हमारा जो भाग है वो भूमि से आबद्ध है, तो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बॉर्डर तक सड़कों का निर्माण करना कि युद्ध के समय यहाँ तक आसानी से आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो भी शस्त्र वगैरह पहुँचाए जा सकें, सैनिकों तक पहुँचाया जा सके, यहाँ पर इधर भी इस तरीके का निर्माण करना। तो ये सब चीज़ें, यानी कि जिसे हम आज की भाषा में क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, विश्व के किसी भी देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। उसके बाद हम अगला अंग देखते हैं, वो है कोश। कोश यानी क्या, कोश यानी धन, धन यानी पैसा। तो उन्होंने कहा भाई राज्य रूपी रथ को चलाने के लिए एक पहिए का काम करता है। जैसे रथ में अगर पहिया नहीं होगा ना, अगर रथ में पहिया नहीं होगा तो वो ठीक से चल नहीं पाएगा, ठीक से क्या, वो चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी भी राज्य के पास कोश नहीं होगा ना, तो वो भी क्या करेगा, ठीक से चल नहीं पाएगा, ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कोश का होना। आज भी देखिए परिवार एक नहीं चल पाता पैसे के बिना, तो देश कैसे चलेगा। तो जिस देश के पास जितना ज़्यादा वो संपन्न है, ठीक है, उतना ज़्यादा। अब भाई हमने अभी क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करी, जनता को सुविधाएं देने की बात करी, ठीक है, अमात्यों की नियुक्ति की बात करी, सारी चीज़ों की हम जो भी करेंगे उसमें हमें पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो कोष होना बहुत ज़रूरी है। और कोष के लिए यहाँ पे पता है कौटिल्य ने ये भी कहा है कि कौटिल्य ने यहाँ पे ये भी कहा है, जो ये कोष है ना, वो किस तरीके से अर्जित करना है राजा को। ठीक है, मतलब कि ये जो कोष है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजा उसको किसी भी तरीके से मनमाने कर लगा के या किसी भी तरीके से वसूल ले। कहता है नहीं, इसको भी उसे सही ढंग से भरना है, सही टैक्स लगाकर सही तरीके से उसे इसे भरना है। उसके बाद जो अगला अंग है वो है दंड व्यवस्था। ठीक है, दंड व्यवस्था भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौटिल्य का कहना है कि अगर दंड व्यवस्था किसी भी राज्य की सुदृढ़ नहीं होगी तो उसकी व्यवस्था क्या होगी, चरमरा जाएगी। वो ढंग से अपने राज्यों की सुरक्षा, आंतरिक शांति नहीं बना पाएगा। यानी कि आंतरिक शांति के लिए, अगर हम कहें आंतरिक शांति के लिए दंड व्यवस्था बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए वो 2 तरीके के न्यायालय भी बताते हैं। पहला कहते हैं धर्मस्थीय, जिनको कि सिविल लॉज, यानी कि जिनमें चोरी, बेईमानी, ठगी इस तरीके के मामले आते हैं, उन्हें सिविल लॉज कहते हैं। उसके लिए उन्होंने धर्मस्थीय न्यायालय बताया है। और दूसरा है क्रिमिनल लॉज, जिसमें किसी की हत्या करना,
जैसी चीज़ें आती हैं उसे क्रिमिनल लॉज कहते हैं। उसके लिए उन्होंने कंटक शोधन नाम के न्यायालय की स्थापना करी है। तो दंड व्यवस्था को भी हम देख सकते हैं कितने अच्छे सुदृढ़ तरीके से कौटिल्य ने यहाँ पे बताया। वर्तमान समय में प्रासंगिक देखें तो चाहे वो कोष हो या वो दंड व्यवस्था हो, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके बिना राज्य को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। ठीक है। और अगला और अंतिम जो पॉइंट है, अंग है, वो है मित्र। मित्र को वो कहते हैं कि मित्र जो है वो संकट के समय तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये शांति काल के समय भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मित्र की जो ज़रूरत होती है वो आपको खाली प्रॉब्लम में पड़ती है, संकट में पड़ती है। शांति काल में भी ज़रूरत पड़ती है कि वो आपको मोटिवेट कर सके कुछ अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरीके से राज्य के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मित्र भी अपने बनाए जो उसके संकट काल में नहीं बल्कि शांति काल में भी उसकी सहायता कर सके। जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई राज्य है मान लीजिए, ठीक है, और ये होता है कि उसका वो दोस्त है, उसका वो मित्र है, ठीक है, उसकी जो व्यवस्था है या वो जो मित्र है बहुत ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है। तो होता है ना, हम लोग जैसे बात करते हैं, अरे वो उस पहलवान का दोस्त है, उससे पंगा नहीं लेना। उसका दोस्त कौन है? उसका दोस्त पहलवान है। ठीक है। इसी तरीके से राज्यों के लिए भी उसने बहुत इम्पोर्टेंट बताया है कि राज्यों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है एक अंग के रूप में मित्र का। ठीक है। वर्तमान समय में इस सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है ये मैंने साथ ही साथ आपको क्लियर कर दिया है, बता दिया है एक एक पॉइंट के साथ कि क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है। इन 7 पॉइंट्स को कई बार बच्चों को याद करने में समस्या आती है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, थोड़ी सी फ़नी लग सकती है लेकिन ट्रिक अच्छी है, मुझे तो इससे याद हो गया। देखिए, रा आ जन, ठीक है, जैसे हम राजन बोलते हैं तो रा आजन दुको दमी। ठीक है। 4-5 बार आप बोलेंगे ना तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है। रा से राजा, आ से अमात्य, जन से जनपद, दु से दुर्ग, को से कोश, द से दंड व्यवस्था और म से मित्र। ठीक है। इस तरीके से इस ट्रिक के थ्रू आप इन 7 जो अंग हैं उनको याद कर सकते हैं। राजन, राजन, जैसे राजन आप बोलते हैं उसी में राजन। ठीक है। दुकोदमी। ठीक है। ये काफ़ी मुझे तो हेल्पफुल रही है ट्रिक याद करने में, क्योंकि मैं भी कई बार इनको भूल जाती थी, तो मैंने ये ट्रिक बनाई जिससे मुझे याद हो गया। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि मुझ जैसी समस्याएं शायद आप लोग को भी आती होंगी याद करने में। ठीक है। तो इसकी ट्रिक है रा आ जन, ठीक है, दुको दमी। ठीक। इस ट्रिक के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं और इसकी प्रासंगिकता को हमने इन पॉइंट्स के साथ ही चर्चा कर लिया है इसको। तो आप, आई होप कि आप इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस जो 7 अंग कौटिल्य ने बताए हैं राज्य के, उनके आज के समय में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, प्रासंगिक हैं, वो भी आप समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस टॉपिक से कुछ भी ऐसा हो जो आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।